नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थराइटिस विशेषज्ञ। आज हम एक खास प्रकार के गठियावाद के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, गठियावाद बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एक विशेष तरह का आर्थराइटिस होता है जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। ये गाउटी आर्थराइटिस क्या होता है, क्यों होता है, इसमें डाइट का क्या रोल है, खाने पीने का इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो गाउट क्या होता है? गाउट एक जन्मजात कंडीशन है जो कि यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के कारण शरीर में, जॉइंट्स में खासकर यूरेट सॉल्ट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जो कि जोड़ों और मांसपेशियों के आसपास और जोड़ों के आसपास जमा होते हैं। क्लिनिकली यदि इसको देखें तो यह जो गाउट का आर्थराइटिस है, यह एक दर्द के रूप में, एक जोड़ों के अटैक के रूप में बीच बीच में शरीर में उत्पन्न होता है। बीच की स्थिति में शरीर में कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन बाद के स्टेज में धीरे धीरे जोड़ों को पूरा खराब कर देता है, जिसके कारण से पूरे जॉइंट्स, जोड़ हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, वो विकृत हो जाते हैं और साथ ही इसमें किडनी के खराब होने के चांसेस भी रहते हैं और यूरिनरी स्टोन्स भी बन सकते हैं। इसके लिए जो प्रभावित करने वाले कारण हैं वो क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा शराब का उपयोग करना, बहुत अधिक मात्रा में रेड मीट का उपयोग करना, मांस का उपयोग करना, मोटापा, शुगर का होना, मधुमेह का होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, मोटापे के कारण हाइपरलिपिडीमिया जिसे कहते हैं वो होना, या दूसरी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो, दूसरी आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस हो, बहुत लंबे समय तक डायरेटिक्स जैसी दवा या एस्पिरिन का उपयोग करना, पैराथायराइड हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावित होना, या फिर कुछ ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती है। यदि हम इसके कारण की तरफ देखें तो बहुत सारे केसेस में हमें कारणों का जान पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह एक हेरिडिटरी है, अर्थात ये जेनेटिक्स से ऊपर अपने फैमिली मेंबर से नीचे अगली जनरेशन में आता है। बट कई केसेस में हमें जेनेटिक्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। ये वाइट्स में ज़्यादा होता है, मेल में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और नॉर्मली यह 20 साल की उम्र से शुरू होकर 40 साल की उम्र तक बहुत ही सामान्यतः पाया जाता है। यह मुख्यतः एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी के कारण भी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उसके कारण से भी इसमें जो दर्द का जो लक्षण है वो एकदम एक्यूट रूप से आता है, जिसे हम अटैक कहते हैं, गाउटी अटैक्स कहते हैं, ये होते हैं। साथ ही यदि आपके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, बैलेंस वे में नहीं होती है, तो ये बहुत ज़्यादा डायलिसिस करा के भी आपके शरीर में यूरेट की मात्रा को कंसंट्रेट करके, अर्थात डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति में पानी की मात्रा कम होने पर भी अक्यूट अटैक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुख्यतः यदि हम इसको देखें तो इसमें जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन से जो प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है, जो होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बेसिकली, वहाँ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम जो है वो मिसिंग होता है और वही जाके यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फाइनली उसके डिपोजिशन, उसकी जो मात्रा है ब्लड में, इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज़्यादा होती है और वो जाके स्टोन के रूप में जमा होना शुरू होता है। वो जोड़ों में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है और ब्लैडर में भी स्टोन के रूप में जमा होता है। पैथोलॉजिकली यदि हम इसे देखें तो ये सोडियम यूरेट का क्रिस्टल जो होता है, यह आर्टिकुलर कार्टिलेज अर्थात जोड़ों के सतह के ऊपर जाके जमा होता है। धीरे धीरे वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को घिसना शुरू करता है, इरोड करना शुरू करता है और बोन की सतह पर पहुंच जाने के बाद वो एक क्रस्ट के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है और इस क्रस्ट के रिएक्शन के कारण जोड़ के अंदर का जो साइनोवियम है वो ग्रो करना शुरू करता है, वो रिएक्ट करना शुरू करता है और फाइनली जोड़ के अंदर के सरफेस और कार्टिलेज और जोड़ों के पूरे स्ट्रक्चर को वो
डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके अंदर जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज जो बनते हैं वो जाके पूरे के पूरे आर्टिकुलर कार्टिलेज और पूरे जॉइंट की सतह को खराब करके उस जोड़ को फिक्स कर देते हैं। माइक्रोस्कोपिकली यदि हम देखें इसमें, तो इसी क्रिस्टल्स के आसपास में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और फाइब्रोस टिश्यू, जायंट सेल्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं। सामान्य जो शरीर के अंग हैं उसमें से इन्वॉल्व होने वाले हिस्से में अंगूठे का, पैर के अंगूठे का पहला जॉइंट अर्थात फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ये सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। साथ ही उंगलियों के जोड़ हाथ में और पैर दोनों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके पश्चात यह घुटने में और एल्बो में भी बहुत कॉमनली देखा गया है। एंकल में भी कभी कभी यह देखा जाता है। क्लासिफिकेशन के आधार पर यदि हम इसे डिवाइड करें तो यह दो प्रकार से होता है, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट जो होता है ये सबसे सामान्य तरीके से पाया जाता है, कॉमन होता है, कारण इसका अज्ञात होता है और यह अधिक प्रोडक्शन के कारण या फिर अंडर सिक्रीशन अर्थात जो यूरिक एसिड बन रहा है वो पूरी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, इसके कारण से होता है। तो दोनों कारणों से यह हो सकता है। सेकेंडरी गाउट जो होता है ये लगभग 5% का होता है, कम होता है। ये बहुत लंबे समय तक यदि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है या फिर डाययूरेटिक जैसी दवाइयों के उपयोग से या रीनल फेलियर अर्थात किसी न किसी दूसरे कारण से यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा यदि ज़्यादा रहती है तो होता है, तब इसे हम सेकेंडरी गाउट कहते हैं। इसकी स्टेजिंग कैसे कहते हैं? इसका एक क्लासिकल सीक्वेंस होता है, टिपिकल सीक्वेंस होता है जो धीरे 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 आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे पहले केवल ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी होती है जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। उसके पश्चात यह एक दर्द के रूप में, सडन अटैक के रूप में एकदम से बढ़ता है जिसे हम एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। इसके बाद जो स्टेज होता है जिसमें बीच बीच में आपको पेन फ्री इंटरवल मिलता है जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसा लगता है बीमारी खत्म हो जाती है, जिसे इंटरवल या इंटरक्रेटिशियल गाउट कहते हैं। और यदि बहुत लंबे समय तक होता है और उसके पश्चात जोड़ बिल्कुल सूज जाते हैं या उसके अंदर में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और जोड़ डिफॉर्म हो जाते हैं, जिसे क्रॉनिक टोफेशियस गाउट के नाम से जानते हैं। पैथोजेनेसिस के हिसाब से यदि हम देखें तो जैसे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, शुरुआत में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं होते, और धीरे 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 जैसे जैसे सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं जो कि साइनोवियम में होते हैं, और इसके कारण से जो शरीर के इम्यून सिस्टम के जो दूसरे सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड होता है, और उसके बाद जो सेल्स इस पे अटैक करते हैं वो धीरे 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 करके वो पूरे जोड़ के सारे अवयव को डैमेज करना शुरू कर जाते हैं और फाइनली ये एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। और ये अपने आप भी रिजॉल्व हो सकता है, और जिसके कारण से हमें जो इंटरक्रिटिकल जो गाउट होता है ये देखने को भी मिलता है कि जिसमें बीच में कोई लक्षण नहीं होते और फिर से एक बार हमें दर्द शुरू होता है, फिर एक्यूट अटैक होता है एंड देन फाइनली वो फिर सेटल हो जाता है। रिकरेंट एपिसोड होता है अर्थात बार बार यदि गाउट का अटैक होता है तो जिसके कारण से धीरे 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 चाक की तरह अंदर पूरा एक चूने की तरह अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है टॉफी, और जो शुरुआत में बहुत छोटे छोटे रेत के कण की तरह होते हैं और बाद में यह कंडीशन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ में फाइब्रोसिस हो जाती है, वो जाम हो जाते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है, और अंत में जो पूरे क्रिस्टल से वो बड़े बड़े होके इवन रेत और उसके रेत के कणों से बहुत बड़े होके वो बड़े बड़े गांठ के रूप में, डल्ले के रूप में अंदर जमा हो जाते हैं, जिसे क्रॉनिक टोफेशियस आर्थराइटिस कहते हैं। और इसके कारण से पूरा का पूरा जोड़ फिक्स हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, एंकालोसिस हो जाती है, और ये जो टोफाई जो है, जो मैंने गांठ जो बनना बताया कि क्रिस्टल्स का, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी अर्थात मांसपेशियों में, स्किन में भी ये जमा होना शुरू हो जाते हैं, और ये स्किन से भी बाहर अल्सरेट होकर अल्सर बना के शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं। क्लिनिकल पिक्चर यदि हम देखें तो एक्यूट गाउट किसी भी लोकल ट्रॉमा से अर्थात कभी धोखे से कहीं कोई चोट लग गई उसके कारण से ये भी एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ से पता चलता है तो बताते हैं कि शायद कभी चोट लगी और उसके दर्द के कारण ये शुरू हुआ है, तो कई बार उसे हम चोट से लगा हुआ आर्थराइटिस भी समझ बैठते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा सडन एक्सेसिव अल्कोहल सेवन करने से भी होता है, और एक्यूट आर्थराइटिस ये सबसे कॉमन रूप में पाया जाता है कि सडनली आर्थराइटिस होता है और इनोसेंटली होता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, आप चल भी नहीं पाते हैं,
जोड़ के ऊपर, जो कि मोस्टली अंगूठे के पास होता है, पैर के अंगूठे के पास में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मुख्यतः यह एक जोड़ को ही मोस्टली इन्वॉल्व करता है। सो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, जो अंगूठे के पास का जो जोड़ है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उस जोड़ को प्रभावित करता है और ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ये घुटने को, कलाई को, एल्बो को और कई बार हिप जॉइंट और कमर की हड्डी को भी इन्वॉल्व करता है। एंकल में भी ये कभी कभी, टखने में ये गाउट प्रोड्यूस हो सकता है। पेन धीरे धीरे जाता है, लेकिन पेन आता देरी से है लेकिन जाता धीरे धीरे है। और ये एक इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की तरह, कभी सेलुलाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। रात में इसका अटैक बहुत कॉमन होता है। जब आप सुबह उठते हैं तब इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है एक समझिए कंसनट्रेटेड रहता है और ये पेरीफेरी में जाके, जब आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है रात में, खासकर आप जब सो जाते हैं, तब वो पेरीफेरी में जाके जमा हो जाता है और वो एक्यूट अटैक को प्रोवोक करता है। और ये अटैक नॉर्मली 3 से 10 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है। बार बार जो अटैक्स होते हैं, रिकरेंट अटैक जो होते हैं, ये मोस्टली लंबे समय तक होते हैं और ये जॉइंट को ख़राब करते हैं। सिस्टमिक रिएक्शन, जैसे दर्द के कारण में बुखार आना या फिर कमजोरी लगना और थकान सा लगना, ये सारी चीज़ें भी साथ में हो सकती है। इंटरक्रिटिकल गाउट जो है, ये बीच में बहुत समय तक एसिम्टोमेटिक होता है, अर्थात कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। बीच का जो ड्यूरेशन है, जो डिजीज़ फ्री ड्यूरेशन है, वो कम या ज़्यादा कभी भी हो सकता है, लेकिन कई बार तो ये 2-2 साल तक का डिफरेंस रहता है। कुछ पेशेंट्स में ये धीरे धीरे करके क्रॉनिक पॉलीआर्टिकुलर गाउट, अर्थात बहुत सारे जोड़ों को इन्वॉल्व करने वाली पोजीशन में भी पहुंच जाता है। जो तीसरा फॉर्म, जो सबसे क्रॉनिक फेज का होता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, जिसे क्रॉनिक टोफेशियस गाउट कहते हैं। इसमें क्लिनिकली ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है, वो धीरे धीरे रेत से इवन पत्थर की तरह बन जाता है, दाने बन जाते हैं, गांठें बन जाती है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। और ये सॉलिड यूरेट पूरे कनेक्टिव टिश्यू में जोड़ से बाहर भी आके जमा हो जाता है। और ये यदि बीमारी बहुत जल्दी अवस्था में शुरू होती है, एज में, बहुत कम एज में शुरू होती है, तब इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लंबे समय तक यदि हमने हाइपर यूरिसेमिया या गाउट का ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये मोस्टली हाथों में, अपर लिम्स में इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। पॉलीआर्टिकुलर, अर्थात बहुत सारे जोड़ों में ये जो बीमारी है एक साथ होती है। तो टोफेशियस गाउट जो होता है बहुत सारे जोड़ों में होता है, ना कि ये मोनो आर्टिकुलर होता है, एक जॉइंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। और कुछ जो दवाइयाँ हैं, जैसे डायरेटिक्स या साइक्लोस्पोरिन का उपयोग जो किया हुआ होता है, जो पास्ट में यदि कोई इसकी दवाइयाँ ली होती है, ये इसको प्रेसिपिटेट करता है, ये इसके होने का कारण बनता है। टोफाई, जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं, जो बनते हैं, पत्थर जो बनते हैं, इसके जो डल्ले बनते हैं, ये कॉमन साइड जो होता है, जैसे ऑलिकोरेनल, अर्थात एल्बो के आसपास, घुटने के सामने, और दूसरा अल्नर सरफेस पे, अर्थात हाथ के पीछे की तरफ, और फाइनली जो एड़ी की जो हड्डी है उसके जस्ट पीछे जो टेंडन होता है, काफ मसल का जो टेंडन होता है, वहाँ पे ये टॉफीज इसके ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे जमा होते हैं। इसकी डायग्नोसिस में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग केवल ब्लड में यूरिक एसिड को जांच करवा लेते हैं और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और गाउट समझ के इसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। इसके लिए जिस जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जहाँ पे जोड़ों में दर्द हुआ है, उस जोड़ से फ्लूइड लेके, साइनोवियल फ्लूइड लेके, उसके अंदर से जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं उसको माइक्रोस्कोप में शो करना बहुत आवश्यक है, तो ही इसकी डायग्नोसिस मानी जाती है गाउट की तरह। अन्यथा वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज जो एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया ही माना जाता है। और उसके साथ साथ चूँकि यूरिक एसिड क्रिस्टल में हमने देखा कि अंदर में सेल्स के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, इनके काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमको रेफ्रिजरेंसी में देखना होता है। अब हम आते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है। सामान्यतः यदि हम सिंपल देखें तो फीमेल में 6 से कम और मेल में 6.8 के अंदर का यदि जो यूरिक एसिड का लेवल है वो उसे कॉमनली सेफ माना जाता है। 6.8 से ऊपर मेल में और 6 से अधिक मेल में यदि यूरिक एसिड का लेवल है तो उस यूरिक एसिड को हमको कंसर्न में देखना चाहिए, उसे
समझना चाहिए। साथ में यूरिनरी लेवल्स भी देखा जाता है, जो कि 750 मिलीग्राम होता है। अर्थात यूरिन को पूरा 24 घंटे के अंदर कलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर यूरेट की मात्रा मेज़र की जाती है, जो कि 24 घंटे में होती है। यूरिनरी लेवल यदि 750 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है तो उसमें गाउट होने के चांसेस रहते हैं, या उसे हम गाउट मानते हैं। 1150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया, अर्थात उसको यदि कोई जोड़ों में कोई दर्द नहीं, तो ये आपके ओवर प्रोडक्शन को दर्शाता है, ना कि ओवर कंजम्पशन या फिर किसी दूसरे कारण को दिखाता है।